पीपल पार्टी की अमानत है, हम उस आइन को मद्देनजर रखते हुए उस आइनी रास्ता अख्तियार करेंगे। ये आप मेरे से सवाल करें तो भी ना करें तो भी हम कोई गैर आइनी कदम उठाने की पोजीशन में नहीं है, ना करेंगे। कन्विक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं उनको। जब हम समझते हैं कि ये कन्विक्शन गलत है तो फिर इसमें आप हमसे अखलाक का सवाल क्या? आपने क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का मैं फैसला क्लियरली कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, ना मानने वाली मैं बात नहीं कह रहा। अच्छा, इसको करेक्शन कर लें, फैसला गलत है, लेकिन हम इसके बारे में कानूनी और आइनी इख्तलाफ रखने का भी हक रखते हैं, इसके खिलाफ अपील में जाने का भी हक रखते हैं। और ये फैसला अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको गलत या सही समझना ये हमारा एक राइट है। हम समझते हैं कि ये फैसला गलत है। अपील करेंगे आप लोग? अपील करेंगे? ठीक, आइनी रास्ता अख्तियार करने में अपील भी शामिल है। गोंदल साहब, ये शरफ करवा रहे हैं। नजर मोहम्मद गोंदल साहब ने बड़े वाशकाफ अल्फाज में कह दिया कि वो समझते हैं कि ये फैसला गलत है, मगर इसको मानेंगे जरूर और गलत फैसला समझना उनका हक है। और उस हक को इस्तेमाल करते हुए नजर मोहम्मद गोंदल साहब ने भी वही बात की जैसे कि फिरदौस आशिकवान साहबा को हमने सुना। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ खुलकर सामने आ रहा है और लग रहा है कि वो यही तासुर दे रहे हैं जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि एक ये तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया शायद किसी लेवल पर बायस्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और खुलकर ये बात तो बिलावल भुट्टो साहब कह ही चुके हैं। और ये तासुर इस वक्त अवाम के लिए कितना कंफ्यूजिंग साबित हो सकता है? निजामी साहब, आप क्या समझते हैं? क्योंकि रूलिंग पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक तरफ कह रहे हैं कि हम फैसला मानेंगे मगर इस फैसले को गलत समझते हैं, क्या अवाम कंफ्यूज हो सकते हैं इस किस्म की बातों से? देखिए, ये तो उनकी पार्टी लाइन है। जैसे आपने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, आज फिरदौस आशिकवान साहब ने कहा, गोंदल साहब ने भी कहा, और यही पार्टी लाइन हो सकती है कि हमें हमेशा अदालतों ने से इंसाफ नहीं मिला, हमें मतून किया गया। और ये हकीकत भी है कि भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ और पाकिस्तान में ये तो सब अवाम। निजामी साहब, ब्रेकिंग स्टोरी है, फिर माजरत के साथ शहला रजा साहिबा का भी मौक़िफ़ सुन लेते हैं, वो भी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। लेट्स गो टू शहला रजा। आप किसी शख्स को तो हटा सकते हैं स्क्रीन से फिजिकली भी और कुछ देर के लिए भी, लेकिन जो शख्सियत है, जो नज़रिया है, वो कभी भी नहीं ख़त्म होता। और ये तारीख़ है और हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि आज भी हम समझते हैं हम आज भी समझते हैं कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के साथ गलत हुआ, हम आज भी समझते हैं कि ग़ुलाम जिलानी के साथ गलत हुआ, हम आज भी बहुत सारी बातों में समझते हैं कि हमारे साथ गलत होता रहा है। हमें मालूम है कि 11.5 साल तक आसिफ अली जरदारी साहब जेल में रहे, ज़बान काटी गई, लेकिन फिर भी आज हम समझते हैं कि इसीलिए वो आज सदर हैं कि अवाम का मैंडेट हमारे पास है। और क्योंकि हमारा इस पर यकीन है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो अवाम सब देख रही है। शहला रजा साहिबा फिर दोबारा कह रही हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम सब कुछ देख रही है। थोड़ी देर पहले भी आकर उन्होंने कहा था कि वो अवाम की अदालत को अहम समझती हैं। 3 अदालतों का उन्होंने जिक्र किया था, एक अल्लाह की अदालत, एक अवाम की अदालत और एक कमरा अदालत है। उसी कमरा अदालत ने आज वज़ीर आज़म को सजा सुना दी। जस्टिस साहब, आपके पास लूंगी क्योंकि जो बातें हैं वो डायरेक्ट अदालत के ऊपर टारगेट की जा रही हैं। हम पैसे को गलत समझते हैं, हम जानते हैं कि माजी में भी हमारे खिलाफ बुरे फैसले हुए, हमारे नजरिए को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो नजरिया क्या है? ये नजरिया कि हमने खत नहीं लिखना अदालत के कहने पर, इस नजरिए से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए का क्या ताल्लुक है? देखिए, जहाँ तक के अदालती फैसले की बात है, एक दफ़ा फैसला दे दिया जाए तो हक है किसी को कहने का कि फ़ैसला गलत है, वो कह सकते हैं और वो अपील में भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट करना गलत काम नहीं है। लेकिन अगर नज़रिया किसी जमात का, चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई जमात हो, ये नज़रिया है कि चाहे अदालत कुछ भी कहे, हम अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे, तो यकीनन वो फिर पार्टी यकीनन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो नहीं जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रही है। ये नजरिया कि हमने अदालत का हुक्म कहाँ तक माना है, कहाँ तक नहीं माना। निजामी साहब, फर्ज करें कि अगर नहीं रहते वजीर आजम तो फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? और फिर क्या जो भी नजरिए के तहत या पॉलिसी के तहत खत तो वो वजीर आजम भी नहीं लिखेगा, तो फिर आगे सियासी सूरत हाल क्या होगी? देखिए, ये जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि एक तो फैसला होता है जो वो समझते हैं कि जी हमें वोट से इलेक्ट हुए हैं, इसलिए हम इलेक्टेड हैं और हम आवाम की अदालत
ने हमारे हक में फैसला दिया हुआ है। तो इस ज़िम्मन में ये सारी पीपल्स पार्टी जो है हमेशा विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, जस्टिस तारिक महमूद के पास चलेंगे जो उससे बात करें। निजामी साहब उसके बाद आपके पास आए। खुद ही मेरा ख्याल हो जाए, हट जाए। सर अपील तो है, अपील का हक तो उनके पास है। सर अपील का हक तो उनके पास है, लेकिन आप ये फरमाएं कि क्या ये जो 63(1) जी का प्रोसेस है जो आगे 63(2) में और 63(3) में दिया हुआ है, वो जो नाअहली का प्रोसेस है उसको शुरू करने के लिए क्या जरूरी है कि कोई पार्लियामेंट का रुकन ही उसको शुरू करवाए? ज्यादा मुनासिब होगा, वहाँ पर बहुत से लोग हैं तो हो जाएगा। मसला क्या है? उधर तो कोई मसला नहीं, लेकिन कानूनी पोजीशन में मेरा ख्याल है मुनासिब यही होगा कि कोई एमएनए ही उसको रेफर करे, बेहतर बात। प्राइवेट आदमी को भी कोई ऑप्शन है? ये देखें आज तक ऐसी कोई सूरत हाल आई नहीं, मैं कह नहीं सकता कोई ऐसी प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें ना, सवाल तो उस वक्त आप पूछे जिस वक्त ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। कोई भी वहाँ पर आफ्टर ऑल अपोजिशन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई भी मूव कर सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने वजाहत की हमारे लिए। जस्टिस तारिक साहब ने भी कहा कि इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई भी इसको आगे लेकर चल सकता है। निजामी साहब की बात मुकम्मल नहीं हुई थी, निजामी साहब के पास ही चलूंगी। निजामी साहब, आप फरमा रहे थे कि इस फैसले के इम्प्लीकेशन वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुस्तकबिल पर क्या होंगे? वज़ीर-ए-आज़म का सियासी मुस्तकबिल तो देखे ना, अगर तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अल्टीमेटली तो उन्होंने अपने बेटे को तैयार किया हुआ है, लेकिन जहाँ तक उनका अपना तल्लक है, वो जो डिस्क्वालिफिकेशन के साल हैं उस वक्त तक तो वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते फिर। तो उनके लिए पर्सनली तो ये एक फ़ैसला और उनके अपने पॉलिटिकल करियर के लिए तो कोई अच्छा नहीं होगा। लेकिन उनको और क्या चाहिए कि वो पाकिस्तान के सबसे तवील तरीन अरसे के लिए वज़ीर-ए-आज़म रहे और उन्होंने अपने करियर में जो एक हाइट है वो कर ली है। इसके अलावा अगर अगला वज़ीर-ए-आज़म आएगा वो भी पीपल्स पार्टी के लिए और इम्प्लीकेशन हो सकती हैं कि ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट है कि कोई उसके अंदर कोई बहरान ना हो जाए, वो इलेक्ट हो जाए प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसी तरह खेल चलता रहेगा, क्योंकि एक पीपल्स पार्टी ने दो फैसले किए हुए हैं। एक तो उन्होंने ख़त तो बहरहाल नहीं लिखना स्विस अथॉरिटीज़ को, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने अपना जो जिस हद तक अपना ये टेन्योर है पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रही था वक्त के इंटरिम गवर्नमेंट बने। तो और तीसरे ये कि उन्होंने सारे मामलात को सियासी तौर पे उनको एक इशू चाहिए। एक तो वो इशू बना रहे हैं, जैसा कि आपने पहले सुना होगा, जरदारी साहब ने भी कहा कि गिलानी साहब जो हैं वो सराइकी सूबे की नज़र हो गए हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे मामले का सराइकी सूबे से कोई बराह रास्त और बिला वास्ता तल्लक है। इसी तरह ये पार्टी लाइन कि हमेशा से पार्टी को अदलिया की तरफ से बायस रहे हैं, और ये जो चीज़ है इसमें पीपल्स पार्टी किसी हद तक कामयाब रही है। हम ये कहते हैं कि उन्होंने, और लीगल माहिरीन कहते हैं कि उन्होंने सबवर्ट किया, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि जो मौजूदा अदलिया है वो लट लेके पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ गई है। अब इसमें अदालत का कितना कसूर है और पीपल्स पार्टी का कितना कसूर है, लेकिन लोग ज़रूर तो ये तजाद करते हैं, जिस तरह के मोहतरमा बरदास आशिक अवान साहब ने कहा कि ये जो आला अदलिया है वो हर आमिर के इक़्तिदार पे मोहर तस्दीक जो है सबत करती रही है, चाहे वो ज़िया-उल हक हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, लॉ नेसेसिटी हो। तो इसको पीपल्स पार्टी एक इशू बना के इलेक्शन ईयर में आगे चलेगी। निजामी साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि जो भी हो, जिसका भी कसूर हो, परसेप्शन ये बना दिया है कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर पीपल्स पार्टी ने कि अदलिया शायद उसके ही खिलाफ फोकस है। जिस तरीके से भी बना, जिसका भी कसूर हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो चाहे अदलिया का, बड़ा अहम पॉइंट। मगर आपसे मैं एज ए सीनियर एनालिस्ट जानना चाहूंगी, जब फिरदौस आशिक अवान परवेज मुशर्रफ की बाकियात का जिक्र करती हैं तो आपको कैसा लगता है उनका बैकग्राउंड देखकर? देखिए ये तो आप फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की वज़ीर रही हैं इतने साल। अभी भी वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है, लेकिन आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गायब हैं, वो ही तर्जुमानी कर रहे हैं अभी तक। तो इसी तरह आप और माज़रत के साथ में साथ ब्रेकिंग स्टोरी देती चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी ने काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म जिनको आज अदालत उज़्मा ने सजा सुनाई और सजा भुगत भी ली, उन्होंने कैबिनेट का हंगामी इजलास तलब कर लिया। हमारे सीनियर रिपोर्टर सनाउल्लाह हमें इसकी डिटेल्स बताएंगे। सनाउल्लाह साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया, हमें मजीद इत्तला दीजिएगा। जी फरिया, यहाँ सजा सुनने के बाद पूरी कैबिनेट, वजीर आला है सिंध के, वजीर आला KPK के हैं, 2 सूबों के गवर्नर हैं, तमाम वजीर आजम हाउस रवाना हो गए हैं। वजीर आजम ने फौरी तौर पर यह गैर मामूली इजलास तलब किया है और इस इजलास में इस फैसले के बाद इसके जो कानूनी और आईनी पहलू होंगे उसका जायजा लिया जाएगा
और प्राइम मिनिस्टर अपना आइंदा का लाए अमल इसी मशावरत के जरिए तय किया जाएगा। और हमें यह भी जराये ने बताया कि सदर पाकिस्तान से भी इस बारे में मशावरत की जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर का अगला स्टेप क्या होगा। आया कि इसके आइन में कोई ऐसी सिक मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर मुजरिम साबित होने के बाद प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं या रुकन कौमी असेंबली रह सकते हैं। और आया कि कब तक हुकूमत इस पर अपील दायर करेगी। फरिया मैं ये भी बताऊं कि बात बदराना यहाँ वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में इस फैसले को मुस्तरद किया है। नजर मोहम्मद गोंदल ने कहा है कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला है और हम इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं करते, और जब हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते तो फिर वजीर आजम के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूँ करिए अपडेट दे रहे थे हमें सनाउल्लाह साहब। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी, जिन्हें आज अदालत उज़्मा ने सजा सुना दी, अपनी सजा काट चुके हैं। अब उन्होंने कैबिनेट का हंगामी इजलास तलब कर लिया। खालिद रांझा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद रांझा साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं, आज के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म का मुस्तकबिल आपकी राय में क्या है? जी, वज़ीर-ए-आज़म का मुस्तकबिल वही है जो उनकी सियासी पार्टी कहेगी, और उन्होंने जो फैसला किया उन्हें सियासी पार्टी के हुक्म पे किया, और उनके पास एक चॉइस था, अदालती हुक्म माने या सियासी पार्टी हुक्म माने। उन्हें सियासी पार्टी हुक्म माना और कहा हाँ मैं इस हुक्म मानने में सजा झेल लूंगा। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी उन्हें रिमूव करेगी या किसी तरीके से उनके ओहदे पर कोई ज़ोर आएगा। एक फैसला आया है पॉलिटिकल वर्डिक्ट अगेंस्ट जुडिशल वर्डिक्ट, और इसकी बिल आखिर स्टेटस को रहेगा। अदालत कहती रहेगी कि हाँ हमारे हुक्म पर तामील हो, और पीपल्स पार्टी कहती रहेगी कि जब तक 248 का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है सदर मुमलकत को, उस वक्त तक वो खत वक्त नहीं लिखेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि शायद वो आइंदा फैसले में कह दें कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो फिर शायद इस पर अमल हो जाए। खालिद रांझा साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। शायद उस्मानी साहब, दोबारा मैं आपकी उस पॉइंट पर आऊंगी कि अखलाकी जवाज़ क्या होता है। और निज़ामी साहब ने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर तो पीपल्स पार्टी ने शायद किसी ना किसी तरीके से ये तासुर बना दिया है कि अदलिया बार बार कह के या जो जिस भी के अदलिया शायद उनके खिलाफ मुतासिब हैं, ये उन्होंने तासुर बनाया है निज़ामी साहब के मुताबिक। मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, उनकी नजरें जमी हुई है पाकिस्तान पे, हमारी आवाम भी है, हमारी यंगस्टर्स भी हैं, जहां हमने मजबूत इदारे उनको देने हैं। एक ऐसा वजीर आजम जिसके ऊपर तौहीन अदालत की सजा पा चुका हो, उसके इंटरनेशनल कम्युनिटी पे हमारा क्या इमेज जाएगा? यही तो मैं आपसे कह रहा था कि अखलाकी तौर पर तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था। अब वो मेरे ख्याल में 10-15 दिन के बाद उन्होंने लंदन में भी जाना है, तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि लंदन में सारा इंटरनेशनल प्रेस वहाँ मौजूद होगा और वो लोग यही सवाल पूछेंगे, भाई अगर आप ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और आप कन्विक्ट हो गए हैं तो आप वज़ीर आज़म कैसे रहेंगे, तो वो क्या जवाब देंगे। तो ये तो हमारे मुल्क की बहुत ही बेइज्जती होगी। इस बेइज्जती को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला करे कि उनका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चले जाएं और कोई दूसरे किसी और को बना दें वज़ीर आज़म, क्योंकि जिसको मेजॉरिटी मिल सकती है वज़ीर आज़म बन सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी वज़ीर आज़म रहें। ठीक है, वो उनको हीरो समझते हैं तो हीरो समझते रहें, लेकिन ये तो मुल्क के वज़ीर आज़म की बात है, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म की बात नहीं है। मुल्क की इज़्ज़त की बात है और सिर्फ पीपल्स पार्टी की इज़्ज़त की बात नहीं है। खालिद रांझा साहब, एक तासुर ये भी है कि पीपल्स पार्टी जो 3 दिनों से ये बात कह रही थी कि हम इंतजार करें, हमें सजा दी जाए, जेल भेजने के लिए मैं तैयार हूँ वज़ीर आज़म, ये तासुर दे रहे थे। तो आज जो अदालत का फैसला आया है उसमें रिस्ट्रेन का मुजाहरा हुआ है और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया गया कि उनको मार्टर्स का या शहादत का जो वो दर्जा पाना चाह रहे थे सियासी तौर पर वो मिल सके। आप चूंकि ये मुझसे आपने पूछा सवाल जी, मैं खालिद रांझा साहब से ये पूछ रही थी, मैं आपके पास आती हूँ। अच्छा सॉरी, ऑलराइट, सॉरी। अजीज फिर कर लेंगे जी रांझा साहब। कर दे। खालिद रांझा साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं आज अदालत ने मिनिमम सजा देकर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहीद बनने का जो वो मौका चाह रहे थे वो उनसे ले लिया है? उस्मानी साहब आप मुझे जवाब, खालिद रांझा साहब से हम दोबारा राब्ता करते हैं। जी देखिए, ऑप्शन लेने की बात नहीं है, ये तो अदालत इस तरीके से फैसले नहीं करती कि किस पे क्या असर होगा। कभी अदालत ये चीज़ नहीं सोचती। अदालत ने सही फैसला, पहले तो ये उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। अब उनके सामने ये सवाल था कि इनको कितनी सज़ा दी जाए।
मकसद ये नहीं है कि आप उनको जेल कटाएं। जेल तो बहरहाल 6 महीने है, वो भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तो अदालत का मकसद ये नहीं कि उनको जेल में डाला जाए।